हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका वीसीसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। हमने अभी तक ज्योग्राफी का जो राजस्थान ज्योग्राफी अपन स्टार्ट कर रखी है अपन ने, उसमें हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। जो हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे उससे आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे अगर आप एग्ज़ाम में वहाँ पर बैठते हो और आप ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप देखते हो तो आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अपन इसके बाद में जो अपन ने कल पढ़ा था उससे आगे हम चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, एग्ज़ामों में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं कि आपको मैं बता सकूँ। रोज़ाना इसी प्रकार से मैं हर वीडियो में 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझा दिया करूँगा, जिससे कि क्या है कि आप पढ़ने से पहले उन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें। तो अब हम बात करते हैं जो आपको स्क्रीन पर पीछे दिख रहे हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है इसने कि कथन दे रखा है और कथन के बाद में हमारे को क्या दे रखा है, एक निष्कर्ष दे रखा है। कथन और निष्कर्ष। कथन को आप पढ़ के देखो एक बार। कथन में क्या लिखा हुआ है कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वतमाला है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वतमाला है। सही बात है कि अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वतमाला है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो दिया गया जो कथन है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। क्यों? अब हम कारण की बात करते हैं तो कारण क्या है, अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई मानी जाती है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं कि जो अरावली है, ये हमारी अरावली को हम समझें तो अरावली जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानी जाती है। किसका हिस्सा मानी जाती है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानी जाती है। और बाह्य शक्तियों के द्वारा ये अपरदित हो गई। बाह्य शक्तियों के द्वारा ये क्या हो चुकी है, अब अपरदित हो चुकी है, अर्थात अवशिष्ट के रूप में वर्तमान में ये क्या है, विद्यमान है। तो अपन इतना तो कह सकते हैं कि जो अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है और किस में निर्माण हुआ है उसका, प्री कैम्ब्रियन काल में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, इसको ऐसे नहीं समझा सकते कि अरावली प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है इसलिए वह प्राचीनतम है और इसलिए वह मोड़दार पर्वत है। तो हम ये व्याख्या नहीं कर सकते कि कैम्ब्रियन काल की होने की वजह से वह एक कैसी पर्वतमाला है, मोड़दार। मतलब यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हुए। कथन और कारण दोनों क्या हैं, सही हैं, लेकिन जो कारण है यह कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि हम इससे ये पता नहीं लगा सकते कि प्री कैम्ब्रियन काल की अरावली है तो ये वलित होगी, ये मोड़दार होगी। समझ रहे हो? गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी कौन? अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार। लेकिन धीरे धीरे जो अरावली जो पर्वतमाला है इसमें अपन कह सकते हैं कि अपरदन के कारण ये आज वर्तमान में किसके रूप में है, अपशिष्ट के रूप में है। क्लियर हुआ? तो पहला क्वेश्चन यही है, आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन आएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। बालू का स्तूप। अब बालू का स्तूप से कैसा क्वेश्चन आता है, सुनो। इसने बोला पवनानुवर्ती। क्या? पवनानुवर्ती मतलब पवन की दिशा में बनने वाला। पवन की दिशा में बनने वाला। चलो और आगे पढ़ो। बरखान। बरखान वो बालू का स्तूप होते हैं जो अर्धचंद्राकार स्थिति से बनते हैं। कैसे बनते हैं? अर्धचंद्राकार। इधर से पवन आई और पवन की दिशा में कैसे बन गए ये, अर्धचंद्राकार। क्या कहलाते हैं? बरखान। सब्र काफीज कि मरुस्थल में जो छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं उन झाड़ियों के आसपास
जो अपने यहाँ पर बनते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, सब्र काफिज। तो ये हो गया लो। तो सब्र काफिज छोटी झाड़ियों के पास निर्मित। पैराबोलिक, पैराबोलिक ये महिलाओं की हेयर पिन के समान होती हैं। महिलाओं की जो हेयर पिन लगाते हैं, क्लिप लगाती हैं महिलाएं, उनके समान कौन से होते हैं अपने, पैराबोलिक होते हैं। तो इसका हो जाएगा पैराबोलिक का महिलाओं की हेयर पिन के समान। पवनानुवर्ती, पवन की दिशा के बराबर समांतर। तो पवनानुवर्ती का हो जाएगा पवन की दिशा के समांतर। और बरखान, पवन पवनामुखी दिशा में, पवन इधर से चल रहा है और उसी की दिशा में अगर बनते हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, बरखान के नाम से अपन उसको जानते हैं। और बरखान क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं। चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। सही उत्तर का चयन कीजिए। देखना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पर बांसवाड़ा और यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और यहाँ पर डूंगरपुर, ये 2 जिलों से होकर के क्या होती है, गुजरती है। 23.5 ये सही है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 5,920। बिल्कुल सही है, 5,920 किलोमीटर टोटल लंबाई है, जिसमें से 1,070 है अंतर्राष्ट्रीय और 4850 ये है अंतर्राज्यीय। ये भी सही है। राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है। ये भी सही है। श्री गंगानगर शहर कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट शहर है। सर्वाधिक निकट शहर है ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर है श्री गंगानगर, ये गुजरती है कर्क रेखा। तो इस कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट थोड़ी, तो सर्वाधिक दूर है। तो ये ऑप्शन क्या है अपना, गलत। तो आपने इन क्वेश्चनों को देखा, समझा, पूरा पढ़ रखा है आपने। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो अभी आपकी क्लास में ये सारी चीज़ें आएंगी यहाँ से, और हम इनके बारे में और चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, लास्ट क्लास तक हम बात कर चुके थे, राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात कर रहे थे, और राजस्थान की सीमा में हम अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कंप्लीट वहाँ पर पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं किसकी, अंतर्राज्यीय सीमा की। किसकी बात करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा की। तो ये ज्योग्राफी का हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन जो हैं किस तरीके से आते हैं। अगर आपको लगता है कि सर हमने तो क्लास में पढ़े ही नहीं ये वाले क्वेश्चन, तो दिक्कत मत करना, आगे क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे जैसे हैं वैसे। बस आप तो क्वेश्चन में कैसे आए ये आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से ही आते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। किसकी बात करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा की। तो देखना, ये आपका क्या है, प्यारा राजस्थान। ये क्या है हमारा, राजस्थान। अगर हम इस राजस्थान में बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर एक स्थान आता है जिसका नाम है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर, और यहाँ पर आता है हमारे बाखासर, बाड़मेर। इधर वाले जो बॉर्डर है ये है अंतर्राष्ट्रीय, और जिसकी लंबाई कितनी थी, 1,070 किलोमीटर। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की, और वो अंतर्राज्यीय सीमा किस प्रकार से है तो वो आप देखना। श्री गंगानगर से हमारी अंतर्राज्यीय सीमा चलती है, और इधर कहाँ तक चलती है, इधर यूँ इस तरीके से कहाँ तक आती है, बाड़मेर तक। तो हमारे अंतर्राज्यीय सीमा से सबसे पहले कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो याद रखना सबसे पहले आता है पंजाब, पंजाब। इसके बाद में आता है हरियाणा, इसके बाद में आता है
यूपी, फिर आता है हमारे एमपी और फिर आता है गुजरात। तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। पंजाब, दूसरा आता है हरियाणा, तीसरा आता है यूपी, फिर आता है एमपी मतलब मध्य प्रदेश, फिर आता है हमारे गुजरात। तो ये 5 राज्य क्या करते हैं? हमारे राजस्थान को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अब यदि बात करें कि पंजाब की सीमा हमारे राजस्थान से कितनी लगती है, तो जो पंजाब की जो सीमा है वह सबसे कम 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर किससे लगती है? राजस्थान से लगती है। कौन कौन से ज़िले हैं वो अपन अभी देखेंगे साइड में। तो 89 किलोमीटर किससे लगती है? ये राजस्थान से। चलो मैं क्रम से बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ में, और वो कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। दूसरी अपन सबसे पहले ये बात कर लिए, दूसरी सीमा लगती है हरियाणा की। दूसरी किसकी लगती है? हरियाणा की, और वो लगती है 1262। कितने किलोमीटर लगती है? 1262 किलोमीटर किसकी लगती है? हरियाणा की। तो पहला हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया हरियाणा, और तीसरा है गुजरात। 1022 किलोमीटर कितनी सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर। इसके बाद में आता है यूपी 877 किलोमीटर, नंबर 4, 877 किलोमीटर किसके साथ? यूपी के साथ। और नंबर 5 किसके साथ आता है? हमारे पंजाब के साथ। तो मैं वापस से अगर आपसे बात करूं, चलो इनको भी मैं क्रम से लिख देता हूं यहाँ पर, कि सर्वाधिक सीमा के आधार पर जो अंतर्राज्यीय जो सीमा लगती है वो सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? एमपी की। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। दूसरी लगती है हरियाणा की 1262 किलोमीटर। तीसरी लगती है हमारे गुजरात की 1022 किलोमीटर। नंबर 4 लगती है हमारे यूपी की 877 किलोमीटर। और नंबर 5 लगती है हमारे पंजाब की 89 किलोमीटर। ज़्यादा से कम अंतर्राज्यीय सीमा को आप यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो कि किस प्रकार से ये हमारे राजस्थान को स्पर्श करते हैं। अब हम आगे चल के बात करें कि ये हमारे कौन कौन से ज़िलों को स्पर्श करते हैं, उनकी हम डिटेल से यहाँ पर बात करते हैं। देखो, यदि आपके पास मैप है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैप ले करके आना और भरना। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। किसकी बात करें? पंजाब। पंजाब से हमारे राजस्थान के 2 ज़िले लगते हैं, एक तो श्री गंगानगर और एक हनुमानगढ़। मैं आपको क्रम से बताऊंगा, पहले कौन सा? श्री गंगानगर, और फिर कौन सा आता है? हनुमानगढ़। पंजाब के बाद में अपने आता है कौन सा? हरियाणा। कौन सा आता है? हरियाणा। हरियाणा से जो सबसे पहले लगेगा वो लगेगा हनुमानगढ़। तो अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पर HR। पंजाब से कितने लग रहे हैं? 2। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा से सबसे पहले तो हनुमानगढ़ ही लगेगा। हनुमानगढ़। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर। हनुमानगढ़ हो गया। हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे आता है चूरू, फिर आता है झुंझुनू, फिर आता है सीकर। इसके बाद में जयपुर, अलवर और भरतपुर।
तो ये 7 ज़िले, कितने ज़िले? 7 ज़िले किससे लगते हैं? हरियाणा से। और 2 ज़िले किससे लगते हैं? पंजाब से। हनुमानगढ़, चूरू, फिर झुंझुनू आता है भाई। फिर क्या आता है? झुंझुनू। और झुंझुनू के जस्ट नीचे है गोलाकार, ऐसे अपन कह सकते हैं अर्धचंद्राकार रूप में, सीकर। फिर जयपुर, अलवर, भरतपुर। टोटल कितने ज़िले हो गए? 7। आगे बात करते हैं हम नंबर 3, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 2 ज़िले लगते हैं, एक तो है भरतपुर और दूसरा है धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर। तो यूपी से कितने ज़िले लगते हैं हमारे? 2 ज़िले लगते हैं यूपी से, भरतपुर और धौलपुर। नंबर 4 आता है अपने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से टोटल ज़िलों की संख्या जो लगती है वो लगती है 10। कितने ज़िलों की संख्या लगती है अपने? 10। तो 10 किस प्रकार से लगती है वो देखना। धौलपुर हो गया यहाँ तक। तो धौलपुर के बाद में सबसे पहले तो धौलपुर ही आना है वापस से। तो देखो धौलपुर, करौली, इसके नीचे आता है सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके बाद में आता है कोटा। कोटा के बाद में आता है बारा। बारा के बाद में झालावाड़। झालावाड़ के बाद में वैसे चित्तौड़गढ़ आ जाता है, जो टूटा हुआ भाग है उसका। फिर थोड़ा सा भाग भीलवाड़ा का लगता है। किसका लगता है? भीलवाड़ा का। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ आ गया। और फिर बांसवाड़ा। कितने ज़िले हो गए? देखो गिन के देखो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो 10 ज़िले हैं। ये 10 ज़िले किससे लगते हैं? हमारे मध्य प्रदेश से। अब देखो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा सर आप तो डायरेक्ट लिखवा रहे हो ना। देखो ऑनलाइन क्लास है, आप मैप लेके बैठना। मैप में क्रम से आप जब भरोगे तब आपको याद भी होंगे और समझ में भी आएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल नंबर 5, गुजरात की। किसकी बात करते हैं? गुजरात की। देखो गुजरात का सबसे पहले अपने यहाँ पर लगता है बांसवाड़ा। पहला कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से ऊपर है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में है सिरोही, उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। सिरोही के बाद में जालौर, फिर बाड़मेर। और टोटल लगते हैं कितने? 6। कितने ज़िले? 6 ज़िले। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। अब मैं इनको कैसे आपको याद करवाऊँ? क्लास में तो हम ऑफलाइन क्लासों में बिल्कुल अच्छे से याद करवा देते हैं। आप सिर्फ इतना ही करना कि मैप लेना, 2-3 मैप लेना, ख़राब करना, उनको लिखना, फिर से ख़राब होंगे, फिर से लिखना। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप बिना देखे उनको आप कंप्लीट लिख सकते हो। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं। इधर वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये पूरी की पूरी कौन सी है? अंतर्राज्यीय सीमा। मैं एक बार फिर भी चलो यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। ये है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर। फिर ऐसे थोड़ी सी सीमा किसकी लगती है? जयपुर की। फिर यहाँ जाता है अलवर, फिर आता है भरतपुर, यहाँ आता है धौलपुर, इधर आता है करौली, इधर आता है सवाई माधोपुर। और इस तरीके से कोटा की लगती है। ये कोटा है, ये ऊपर वाला बारा, ये वाला झालावाड़। अब देखो
ये थोड़ी सी अगर बात करें तो ये है चित्तौड़गढ़। वैसे मूल तो इधर है चित्तौड़गढ़, लेकिन ये जो सीमा है इधर ये वाली, फिर ये भीलवाड़ा की, फिर वापस से चित्तौड़गढ़ आ जाता है, तो आप उसको मत गिनो चाहे। ये प्रतापगढ़, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जालौर बाड़मेर। अब इनको देखने के बाद में गिन के बताओ कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो टोटल अंतर्राज्यीय सीमा पर ज़िले कितने हैं? 23। टोटल अंतर्राज्यीय सीमा पर ज़िले कितने हैं? 23। 10 और 6 16 और 2 18 और 2 20 और 7 27। ये क्या रहे? ये तो 27 बैठ रहे हैं और यहाँ पर कितने आ रहे हैं? ये 23। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत गिन दिया, लेकिन नहीं। आप इनमें देखो, हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ 2 बार आ गया, भरतपुर 2 बार आ गया, ठीक है। ये धौलपुर कितनी बार आ गया? 2 बार। ये बांसवाड़ा कितनी बार आ गया? 2 बार। तो 1 2 3 4 ज़िले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं? वो कितने ज़िले हैं? 4। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले। 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाले ज़िले। अब 2 राज्यों के साथ में कौन कौन से ज़िले हमारे सीमा बनाते हैं? तो आपको देखो डायग्राम देखने के बाद में पता चल रहा होगा, उधर लिखा हुआ है। जैसे नंबर 1 कौन सा बताओ? हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। देखो पंजाब और हरियाणा क्या लिख देंगे अपन? PB + HR। नंबर 2 भरतपुर, ये हरियाणा + UP। नंबर 3 धौलपुर, UP + MP। और नंबर 4 बांसवाड़ा, MP + गुजरात, MP + गुजरात। तो हमने यहाँ पर बात कर ली कौन कौन से ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं, कितनी कितनी सीमा लगाते हैं। टोटल अंतर्राज्यीय सीमा पर ज़िले कितने हैं? 23 है ना। वैसे गिने तो 27 आए थे, लेकिन ये जो 4 ज़िले हैं कितनी बार सीमा लगाते हैं? 2 बार। क्वेश्चन सुनना आप, मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इधर ही लिख देता हूँ मैं, है ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, दोनों की दोनों बनाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? सर श्रीगंगानगर पाकिस्तान के साथ में भी और अन्य राज्यों के साथ में भी है। श्रीगंगानगर और ऐसे ही बाड़मेर। तो श्रीगंगानगर और बाड़मेर ऐसे 2 ज़िले हैं जो क्या करते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछे क्वेश्चन कि ऐसे कितने ज़िले हैं, ऐसे कितने ज़िले हैं जो सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ऐसे कितने ज़िले हैं जो सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो देखो मैंने 23 गिन के आपको टोटल बताए थे श्री गंगानगर से बाड़मेर तक। तो ऐसे ज़िले जो सिर्फ अंतर्राज्यीय बनाते हैं तो वो हो जाएंगे 21। कितने हो जाएंगे? 21। पता है क्यों? क्योंकि जो श्री गंगानगर और बाड़मेर वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी। मैंने बोला सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? 2। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा आंसर देना है? अंतर्राज्यीय वाला, तो 21। टोटल बॉर्डर पर कितने ज़िले हैं? टोटल बॉर्डर पर, पूरे बॉर्डर पर, राजस्थान की सीमा पर कितने ज़िले हैं? तो देखो यूँ करके 23 तो ये आ गए, 24, 25। तो अगर आपसे बोल दें सीमा पर कुल ज़िले, तो कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। 23 तो अपने गिने थे, 23 के साथ में जिसमें श्री गंगानगर भी आ गया था, बाड़मेर भी आ गया था, तो यहाँ बच गया जैसलमेर और यहाँ बच गया बीकानेर। तो ये जो ज़िले हैं अपन ने यहाँ पर डिटेल से इनको देखा। आप आराम से इनको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपका जो मन करे वो करो आप, ठीक है। और नोट बना के और लिखेंगे अपन 2-4 चीज़ें, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की चीज़ें हम अब देखते हैं कि क्या है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और देखो बारिश हो रही है थोड़ी सी, अगर वीडियो में थोड़ी सी अगर साउंड की प्रॉब्लम हो तो आप एयरफोन लगा करके सुनना। हमारी जो पहली जो वीडियो थी उसमें थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम थी, तो आप उसको है ना थोड़ा सा एयरफोन लगा करके आप उसको सुनना। अब देखो नोट में क्या है कि हमारे राजस्थान में 2 ऐसे ज़िले हैं जो टूटे हुए हैं। टूटे होने का मतलब है विखंडित है। और वो ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो है अजमेर, एक तो कौन सा है? अजमेर, और एक है चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान के विखंडित ज़िले कितने हैं? 2। एक तो कौन सा है? अजमेर, और एक कौन सा है? चित्तौड़गढ़। इस अजमेर को तोड़ने वाला कौन है? राजसंबंध। अजमेर को तोड़ने वाला कौन है? राजसंबंध। और इस चित्तौड़ को तोड़ने वाला है भीलवाड़ा। किस तरीके से? तो देखना, देखो ये है अजमेर और इसके जस्ट नीचे है इस तरीके से राजसंबंध। और इस अजमेर का जो एक भाग है वो इस तरीके से इस जगह पर है, तो ये भी अजमेर का भाग है। तो अजमेर को तोड़ने वाला कौन हो गया बीच में? राजसंबंध। अजमेर को तोड़ने वाला कौन हो गया? राजसंबंध। ऐसे ही राजस्थान का ये जो भाग है, ये भाग बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ और ये चित्तौड़गढ़, और इसके बीच में यहाँ पर आ जाता है भीलवाड़ा, और फिर से क्या आ जाता है यहाँ पर? चित्तौड़। तो ये भी चित्तौड़ और ये भी चित्तौड़। तो राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो विखंडित रूप से हैं? 2 ज़िले। कौन कौन से? अजमेर और चित्तौड़। लेकिन हम अजमेर की बात करें तो अजमेर तो है अंदर, है ना, लेकिन जो चित्तौड़ है ये बॉर्डर बनाता है भाई, किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। तो याद रखना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले ज़िले। ऐसे कौन से ज़िले हैं जो किसी एक राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं? वो है, एक तो है हमारा कोटा। कौन सा? कोटा। और एक कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा किस तरीके से, तो देखना,
कोटा है पूरा का पूरा इस तरीके से, ये है कोटा, इधर से भी सीमा बनाता है और इधर से भी सीमा बनाता है, किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। तो इसका मतलब है कोटा कहीं से टूटा हुआ नहीं है, मतलब अविखंडित रूप से। किस रूप से? अविखंडित रूप से तो कोटा बनाता है, किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। लेकिन चित्तौड़गढ़ एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब विखंडित रूप से। राजस्थान के विखंडित जिले कितने हो गए? 2, अजमेर, चित्तौड़। अजमेर को राजसमंद तोड़ता है, चित्तौड़ को भीलवाड़ा तोड़ता है। एमपी के साथ में 2 बार सीमा बनाने वाले राज्य कोटा और चित्तौड़। कोटा अविखंडित रूप से और चित्तौड़ विखंडित रूप से। अगर आपको लगता है कि यहाँ तक हमें समझ आ गया तो आप वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि ये हमने विखंडित अविखंडित हमने सारे देख लिए, 2 भागों में टूटना वगैरह, ये सारी चीज़ें। अगर आपसे कोई बोले कि अंतर्राज्यीय सीमा पर, कौन सी सीमा पर? अंतर्राज्यीय सीमा। अपन अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर सुनना, सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अंतर्राज्यीय सीमा पर, ठीक है। सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा। तो याद रखना, अंतर्राज्यीय जो सीमा पर जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है झालावाड़ की। किसकी? झालावाड़ की। किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। क्योंकि देखो झालावाड़ ऐसे घूम के और ऐसे ऐसे करके फिर इस तरीके से, तो झालावाड़ की सबसे ज़्यादा लगती है भाई किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। और न्यूनतम लगती है किसकी? बाड़मेर की। किसकी लगती है? बाड़मेर की। किसके साथ में? गुजरात के साथ में। तो अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्य का मतलब है किसी दूसरे राज्य के साथ में। तो राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा लगती है झालावाड़ की और सबसे कम गुजरात के साथ में लगती है किसकी? बाड़मेर की। क्लियर हुआ? कोस्टली राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे साहब? टोटल तो है 25। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने ज़िले हैं? आप बोलोगे सर 4। मैं बोलूँ ऐसे ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी हैं और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी हैं तो 2। कौन कौन से? श्री गंगानगर और एक बाड़मेर। मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ और सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा पर 23। मैं आपसे ऐसे बोलूँ, मैं बोलूँ कि कुल अंतर्राज्यीय सीमा पर ज़िले कितने हैं? 23। सिर्फ और सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा पर ज़िले कितने हैं? 21, क्योंकि 2 तो क्या हैं? अलग से हैं। अब हमारे राजस्थान में अपन ने बॉर्डर की बात कर ली, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसे भी ज़िले हैं क्या राजस्थान में जो किसी भी अन्य ना तो राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं और ना अन्य किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं, तो बिल्कुल है भाई। अपन ने अभी तक इतने ही तो पढ़े, 25 टोटल बॉर्डर पर। कितने बच गए टोटल? 8 और बच गए, क्योंकि 25 और 8 कितने होते हैं? 33। तो टोटल ज़िले कितने हैं? 33। उनमें से 25 तो अपन ने बॉर्डर पर पढ़ लिए सारे के सारे। अब जो 8 बच गए वो ऐसे ज़िले हैं जो ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते और ना ही किसी अन्य राज्य के साथ में, जिसे अपन कहते हैं अंतःस्थलीय ज़िले। अंतःस्थलीय ज़िले, लैंड लॉक, ठीक है। तो देखो राजस्थान के 8 ज़िले अन्य किसी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, अर्थात कैसे हैं? अंतःस्थलीय हैं। कैसे हैं? अंतःस्थलीय हैं। अब वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो ट्रिक के चक्कर में तो पढ़ना नहीं है अपने को, है ना। आपको तो याद होने चाहिए। ये किसका मैप है? आपका प्यारा राजस्थान। किसका मैप है ये? आपका प्यारा राजस्थान।
देखो, जोधपुर, नागौर, पाली, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, 4 हो गए। इसके ऊपर आता है अजमेर, अजमेर के ऊपर जयपुर तो लगता ही है, दौसा, इसके नीचे आता है टोंक, फिर आता है बूंदी। बस देखो एक बार कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे समझ में? तो ये ऐसे 8 ज़िले हैं जो अन्य किसी राज्य के साथ में या अन्य किसी देश के साथ में सीमा नहीं बनाते। कौन कौन से आप लिख सकते हो? नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, दौसा, अजमेर, टोंक, बूंदी, खाने वाली बूंदी, ठीक है। तो ये आपके ऐसे 8 ज़िले हैं जो अन्य किसी राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाते और ना ही किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं। इसलिए हम इन राज्यों को किस नाम से जानते हैं? अंतःस्थलीय ज़िले कहते हैं, राज्य नहीं ज़िले। अब क्या हमारे राजस्थान में ऐसा कोई ज़िला है जो सर्वाधिक ज़िलों के साथ में सीमा बनाता हो? बिल्कुल है। कि सर कौन है? पाली। कौन है? पाली। तो अगर हम इसकी बात करें कि सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पाली। कौन सा जिला है भाई? पाली। अब किस किस के साथ में बनाता है तो वो आप सुनना। देखो भाई, ये है पाली। ये कौन है? पाली। पाली इधर बनाता है राजसमंद के साथ में। पाली किसके साथ में बनाता है? राजसमंद। अजमेर, नागौर, जोधपुर, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, 1 2 3 4 5 6 7। और एक कौन रह गया बताओ? सिरोही के बाद में राजसमंद आ गया, सिरोही आ गया, एक रह गया कौन सा? उदयपुर। कौन रह गया? उदयपुर। समझ आया? तो कितने ज़िलों के साथ में पाली सीमा बनाता है? 8। क्रम से याद कर लेना, उल्टा सीधा कैसे भी याद कर लेना, आपको याद होना चाहिए। खूब आराम से मैप को बार बार देखो। आप मैप में बीच में लिख दो पाली और उसके आसपास के जो ज़िले हैं 8, इनको आप भरो, आराम से समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, आपने पूरा का पूरा देख लिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। क्या हमारा किसी देश के साथ में या फिर किसी राज्य के साथ में सीमा विवाद है क्या? पाकिस्तान के साथ में चलता रहता है, लेकिन हमारा सीमा विवाद नहीं है, वो तो बॉर्डर की बात है। लेकिन गुजरात के साथ में हमारे बांसवाड़ा में एक पहाड़ी है जिनका नाम है मानगढ़ हिल्स। बांसवाड़ा में कौन सी पहाड़ी है? मानगढ़ हिल्स। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और इनको लेकर के राजस्थान और गुजरात के मध्य में क्या है? दोनों में विवाद है। किसको लेकर के? मानगढ़ हिल्स को लेकर के राजस्थान और गुजरात के मध्य में क्या है? दोनों में विवाद है। यहाँ तक आपने देखा, आशा करते हैं हम आपको कि समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि
जब राजस्थान का जब एकीकरण पूर्ण हो गया था 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान का एकीकरण कब हो गया था पूर्ण? 1 नवंबर 1956 को। उस टाइम हमारे राजस्थान में जो ज़िलों की जो संख्या थी वो ज़िले थे 26। कितने थे? 26। तो मैं उनके बारे में यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि उसके बाद में कौन कौन से ज़िले यहाँ पर हमारे बनाए गए, किस तरीके से उनका गठन हुआ और उनकी डेट क्या है। तो देखना, राजस्थान के पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956। कब? 1 नवंबर 1956 राजस्थान का पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। उस समय तक राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 26। कितनी थी? 26। अब हम बात करते हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अब हम 6 ज़िलों की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम 33वें की बात कर लें तो इसका जो निर्माण हुआ 26 जनवरी। आपको ये जो 33वां ज़िला कौन सा बना था याद है कुछ आपको? ये बना था प्रतापगढ़ का, बना 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को कौन सा बना? प्रतापगढ़। सबसे नवीनतम ज़िला कौन सा है? प्रतापगढ़। कब बना? 26 जनवरी 2008 को। अब हम बात करते हैं कि 27वां ज़िला कौन सा बना था। तो 27वां ज़िला पूर्वी राजस्थान में बनाया गया था और वो बनाया गया था धौलपुर। कौन सा बनाया गया था? धौलपुर बनाया गया था और वो बनाया गया था 15 अप्रैल 1982 को। पूर्वी राजस्थान का धौलपुर कौन सा जिला बनाया गया था? 27वां 15 अप्रैल 1982 को। अब लगातार 3 जिले 10 अप्रैल 1991 को बनाए गए। दस अप्रैल 1991 को 3 जिले बनाए गए, बारा, दौसा, राजसमंद। कौन कौन से बनाए गए? बारा, दौसा, राजसमंद। कब बनाए गए? 10 अप्रैल 1991 को। देखो, ये 15 को बनाया गया और ये 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 10 अप्रैल। लेकिन ये 82 और ये 51 में, इससे एक ज़्यादा कर दो, इससे एक कम कर दो। देखो, ये तो है 1982, 19 तो 19 दोनों में समान है, इससे एक ज़्यादा कर दो 9, इससे एक कम कर दो 1। ये कितना अप्रैल था? 15 अप्रैल। और ये कितना अप्रैल? 10 अप्रैल। याद रह जाना चाहिए आराम से। पहले धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद। अब 31वां और 32वां यहाँ पर रह गए। तो ये दोनों के दोनों जुलाई में बनाए गए। एक तो बनाया गया 12 जुलाई को और एक बनाया गया 19 जुलाई को। एक तो 12 जुलाई को बनाया गया और एक बनाया गया 19 जुलाई को। और दोनों की दोनों अलग अलग सन में बनाए गए। एक तो 1994 में और एक 1997 में। एक 1994 में बनाया गया और एक 1997 में। और इनका जो नाम है हनुमानगढ़ और करौली। हनुमानगढ़ और कौन सा है? करौली। इसमें आया कुछ समझ में? पूर्ण एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 तक टोटल जिले कितने थे? 26। 27वां बनाया गया धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। 28वां, 29वां और 30। 28, 29, 30। 15 में से 5 माइनस कर दो तो 10 अप्रैल। इधर एक ज़्यादा कर दो, एक कम कर दो। 1991 को 91 को बनाया गया 12 दौसा राजसमंद। राजसमंद के बाद में
फिर 31 और 32वां जिला 12 और 19 जुलाई को बनाया गया, हनुमानगढ़ और करौली 94 में और 97 में। ठीक है, तो आराम से याद रह जाएगा, दिक्कत आपको नहीं आनी है। अब देखो सुनना, अब मैं आपसे थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ। अपन ने कंप्लीट उत्पत्ति देखी, विस्तार देखा, अक्षांशीय देशांतरीय, हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। अब मैं एक लास्ट पॉइंट और है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो प्रतापगढ़ है, इस प्रतापगढ़ से कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम अब प्रतापगढ़ के बारे में इम्पोर्टेंट 2, 4, 5 बातें हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। किसके बारे में लिख लेते हैं हम? प्रतापगढ़ के बारे में। वैसे आप सब जानते हो, हर एक चीज़ आप खूब जीके वगैरह पढ़ते हो, प्रतापगढ़ वगैरह ये सब जिलों के बारे में। तो देखो, प्रतापगढ़ के अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है कांठल या मालव देश। प्राचीन नाम कांठल या मालव देश। तो प्रतापगढ़ को हम किस नाम से भी जानते हैं? कांठल या मालव देश। प्रताप, जब राजा महाराजाओं का जब उस टाइम शासन था, तो उस टाइम राजा भी शासन करते थे और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का भी बहुत ज़्यादा क्या था? हस्तक्षेप। अब यहाँ के जो लोकल जो लीडर थे, इनके जो लोकल लीडर थे वो परेशान थे, अंग्रेज़ों से भी परेशान थे और राजाओं से भी परेशान थे, क्योंकि लाग बाग वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाते थे ये लोग। तो उस टाइम क्या था, राजस्थान में राजा महाराजाओं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठन बनने चालू हो गए, जिन्हें हम प्रजा मंडल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही एक प्रजा मंडल का गठन हुआ, कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। तो सन 1945 में किसके नेतृत्व में? अमृतलाल पाठक के नेतृत्व में किसका गठन किया गया? प्रतापगढ़ प्रजा मंडल। ये हिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्राचीन नाम कांठल या मालव देश। 1945 में अमृतलाल पाठक के नेतृत्व में प्रतापगढ़ प्रजा मंडल की क्या हुई थी? यहाँ पर स्थापना हुई थी। एकीकरण के समय जब दूसरा एकीकरण हुआ था 25 मार्च को, 25 मार्च 1948 को इस प्रतापगढ़ को, कब? 25 मार्च 1948 को इसे पूर्व राजस्थान में मिला लिया गया। कब मिला लिया गया? 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में इसे अपन ने मिला लिया। ठीक है। अगर हम प्रतापगढ़ से संबंधित और क्वेश्चनों की बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। वो भी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। तो भी लिख लेते हैं, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? जाखम बांध प्रतापगढ़ में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। इस प्रतापगढ़ में एक दरगाह है जिसका नाम है काका जी की दरगाह। किसकी दरगाह? काका जी की दरगाह। इसे हम कांठल मतलब प्रतापगढ़ पे बोलते हैं, कांठल का ताजमहल कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? कांठल के ताजमहल के नाम से इसे अपन जानते हैं। किसको?
काका जी की दरगाह को। अगर हम बात करें प्रतापगढ़ की, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। प्रतापगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य। और याद रखना, जो सीता माता जो अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और जो सागवान के जो वन पाए जाते हैं, वो एकमात्र यहीं पर पाए जाते हैं। तो एकमात्र सागवान के वन, एकमात्र सागवान के वन अपने कहाँ पर पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और यह चीतल की मातृभूमि कही जाती है। चीतल की मातृभूमि कही जाती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? चीतल की मातृभूमि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आज हमने ये सारी चीज़ें, राजस्थान का विस्तार, स्थिति, ये हमने कंप्लीट यहाँ पर देख लिया। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अगर आपको किसी को कोई भी यहाँ तक दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। मैं जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट में बताएंगे, आए या ना आए। देखना, अगर आपको आता है तो आप उसका आंसर दो, नहीं आता है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। तो देखो, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे के जाने वाला हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। एक बार पढ़ लो अच्छे से। देखो, आंसर देने का एक तरीका ये है कि ज़रूरी नहीं है जो आपको नहीं आता वही पढ़ो, जो आता है पहले वो टिक करो, जो आपको आता है। पर लगता नहीं है कि इसमें से एक भी आपको आता होगा, हैं? फिर भी देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? मेसा का पठार चित्तौड़ में है। आप देखना कि मेसा का पठार कहाँ पर है, या फिर क्लास में मैंने करवाया होगा मेसा का पठार कहाँ पर है। अगर नहीं करवाया तो देखना, है ना। उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मगरा। ये भी देखना मगरा क्या है। ऊपरमाल का पठार, एक पठार है ऊपरमाल का पठार। यह भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। से बिजौलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा तक विस्तृत है। बिजौलिया भीलवाड़ा तक विस्तृत है। ऑप्शन सही है या गलत है? प्रदेश का हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्व में महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, मतलब उससे उसकी सीमा बनती है। तो कहीं पे भी सर्च करना, आपके पास बुक वगैरह हो, है ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके बारे में बताना। तो वीडियो को पूरा देखा होगा आप, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम क्लास को यहीं रोकेंगे। तो आपके लिए जो भी मैंने पढ़ाया आज, ये कंप्लीट इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, RSSI वगैरह के लिए। तो इसको देखें, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। इसी प्रकार से आगे की क्लासें भी हमारी चलती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास में जो चौथा पार्ट हमारा जो आएगा, उसमें हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।